हेलो फेलो इन्वेस्टर्स, दिस इज़ जनवरी 7। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से और उसके बाद एट द एंड हम एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे। टुडेज कंपनी इज़ केपीआईटी टेक्नोलॉजी। हम क्विक एनालिसिस करेंगे उस कंपनी का। अगर डीपर जाना है तो आप उसका फिर लेवल 3 लेवल 4 एनालिसिस भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज एंड आई एम रियली एक्साइटेड टुडे क्योंकि मुझे एक फॉर्मेट मिल गया है वेयर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि शुरू में कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप भेज सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर देम और फिर जैसे हमें वो समझ आ जाते हैं, बेसिक समझ आते हैं, एंड में हम किसी ना किसी कंपनी को जल्दी फटाफट से एनालाइज कर लेंगे। So, as always, let me start with my screen. I hope you guys can see my screen now. I think this is. I think there are two questions, major questions, जो अभी पिक किए हैं हमने, which is कि can you explain different type of mutual funds और उसी म्यूचुअल फंड में आईडीसीडब्ल्यू और ग्रोथ जो तरीके हैं उसको खरीदने के उनमें डिफरेंस क्या है। ये तुषार मल्होत्रा कह रहे हैं। वी धीमान कह रहे हैं कि उन कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सेकंड उनका क्वेश्चन है कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड में कौन सा बेटर है। सबसे पहले हम मान लेते हैं मनी शंकर हैं, उनके पास 50 लाख रुपए हैं। वो बोलते हैं मुझे ना इन्वेस्ट करने हैं अपने पैसे, तो मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो जहां जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं यूजुअली वो कोई ना कोई एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? फॉर एग्जांपल वो एसेट को ओन करेंगे। अब एसेट क्लास कितने कितने तरीके की हो सकती हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उनके कुछ एग्जांपल है। वो इक्विटी या फिर शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, वो गोल्ड खरीद सकते हैं, वो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लास। वो डेट में भी, डेट फंड्स में भी पैसे लगा सकते हैं। डेट मतलब फॉर एग्जांपल फिक्स्ड इनकम के लिए वो डेट में पैसा लगा सकते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कमोडिटी भी एक ऑप्शन है, मान लेते हैं गोल्ड के अलावा सिल्वर हो गया। तो अगर यहाँ पे वो पैसे लगा रहे हैं तो वो हम बोल सकते हैं कमोडिटी एसेट क्लास में वो पैसा लगाना चाह रहे हैं। तब उनके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि कौन सी एसेट क्लास में उनको पैसा लगा सकते हैं। वो कहाँ लगाना चाहिए वो डिपेंड करता है कि उनके एक्सपेक्टेशन क्या है। अब अगर आप वो पैसा लगा रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि कितना रिटर्न आएगा मुझको। अब मनी शंकर को अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो चांसेस आर कि वो इक्विटी में पैसा लगाएंगे। उनको थोड़ा कम रिटर्न चाहिए, वो रिटायर होने वाले हैं तो उनको इतना पैसे से मोह है नहीं और बोल रहे हैं कि ये पैसा बस संभल के रहे, इसको कुछ हो ना जाए। तो लाइकली वो डेट में पैसा लगा देंगे। डेट क्या होता है? जैसे बॉन्ड्स हो गए या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, अलग अलग स्कीम्स हो गई। फॉर एग्जांपल आपने उसमें पीपीएफ में पैसा लगाया होगा। तो ये यहाँ से आपको फिक्स्ड इनकम एक बार मिलती रहती है, मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है वो आपको मिल जाता है, वहाँ लगा सकते हैं। बट मान लेते हैं मनीशंकर है 20 ईयर्स ऑफ एज। वो सोच रहे हैं मुझे तो बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मैं तो रिस्क ले सकता हूँ। उन्होंने दुनिया नहीं देखी है। अगर रिस्क लेने की उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वो रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो शायद वो डेट में उतना पैसा नहीं लगाएंगे। वो ज़्यादा पैसा अपना डायरेक्ट जो कोई स्टॉक है उसमें लगा सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी में लगा सकते हैं या किसी और क्लास में लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की एसेट क्लास हो गई, हमने देख ली। एक बार वापस फटाफट इक्विटी। इक्विटी का मतलब है शेयर्स हो गए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसी में इंडेक्स फंड आ जाते हैं, ईटीएफ्स आ जाते हैं। इन्हीं को हम मेजरली डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। फिर आ जाता है डेट। फिक्स्ड इनकम के लिए वो हो सकता है उनका पैसा अगर एनपीएस में है, मान लेते हैं वो डेट हो गया। उनका पैसा किसी प्रोविडेंट फंड में है, पीपीएफ में है अगर, तो वो डेट हो गया। मान लेते हैं उन्होंने बॉन्ड खरीदा हुआ है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड उनके पास है, उसमें पैसा लगाया, वो डेट हो गया। बॉन्ड या फिर डेट क्या होता है कि आप उधार या लोन देते हो गवर्नमेंट को। अगर कंपनी डेट है तो हो सकता है कॉर्पोरेट डेट होता है। अगर किसी कॉर्पोरेट को, रिलायंस को पैसा चाहिए तो वो भी अपने बॉन्ड जारी कर सकता है और आप बॉन्ड ले सकते हो, मतलब आप रिलायंस को भी उधार दे सकते हो। और क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है तो वो ज़्यादा, तो वो सिक्योर होते हैं पैसे ज़्यादातर।
बट अगेन ये रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है हर जगह पे। बट ये बोलते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में आप लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट यूजुअली सिक्योर होता है, वो पैसे आपके दे देगी वापस जितना उसने बोला है। फिर है, मान लेते हैं वो उनको रियल एस्टेट का शौक है, वो कह रहे हैं मुझे इक्विटी नहीं समझ आती है, ये तो ऐसे ही जुआ हो गया, मैं इक्विटी में नहीं लगा रहा हूँ, और डेट में कम पैसे मिल रहे हैं, तो वो फिर रियल एस्टेट में जा सकते हैं। उसमें नहीं है, उनको लगता है कि नहीं, मुझे अपने जो मणिशंकर हैं उनकी मम्मी उनको बोल रहे हैं कि नहीं बेटा गोल्ड में लगाओ, गोल्ड हमारे तुम्हारे नाना ने भी लगाया था, तुम्हारे और जो बुजुर्ग हैं मान लो उन्होंने भी लगाया है, तो उनको गोल्ड ही पसंद आ रहा है, तो वो गोल्ड में भी लगा सकते हैं, गोल्ड भी एक एसेट क्लास है, वो सिल्वर में भी लगा सकते हैं। तो एसेट क्लासेस क्लियर हो गए कि आपके पास पैसे हैं, आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। रिटर्न यूजुअली इक्विटी में ज़्यादा मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप डेटा देखते हैं तो इक्विटी का रिटर्न कंपैरेटिवली ज़्यादा रहा है इन सबसे, ओवर अ लॉन्गर होराइजन, ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप रखते हो। बीच बीच में ऐसा कुछ हो सकता है कि 6 महीने ऐसे आए कि गोल्ड ने ज़्यादा रिटर्न दे दिया, या फिर किसी प्रॉपर्टी का लैंड का प्राइस एकदम से बढ़ गया। बट अगर आप काफ़ी टाइम तक देखते हैं तो यूजुअली इक्विटी ओवर आउट परफॉर्म करता है, ज़्यादा रिटर्न देता है। पर जिस भी एसेट क्लास में ज़्यादा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी है उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा रिस्क, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। डेट है, अगर डेट में करें तो रिलेटिवली काफ़ी कम इसमें रिटर्न होता है, बट वो कम रिस्की होता है, वो ज़्यादा सेफ होता है। ऐसे ही रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट में यूजुअली आपको अराउंड 4-5%, 6%, 7% भी मिल जाता है। बट ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे रियल एस्टेट ले रहे हो, आप प्लॉट ले रहे हो, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप एक बहुत ही उस फॉर एग्जांपल प्लेस पे लैंड ले रहे हो जो मिच्योर हो चुका है, फॉर एग्जांपल दिल्ली। तो दिल्ली में लैंड के प्राइसेस शायद उतने नहीं बढ़ेंगे, स्पेशली अगर आपने फ्लैट लिया हुआ है तो। बट आपने लिया है एक ऐसी सिटी जो एकदम से डेवलप हो रही है अभी, तो शायद चांसेस आर कि वहाँ डिमांड ज़्यादा आएगी और प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे कंपेयर टू दिल्ली और मुंबई। ये हमने देख लिया रियल एस्टेट। गोल्ड फिर हो गया, आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे गोल्ड के रिटर्न तो रफली 8-9, 10% इसके आसपास आपको गोल्ड में भी मिल सकते हैं। तो ये हमने एसेट क्लासेस देख ली, उसमें स्पेसिफिकली हम देखेंगे इक्विटी एज एन एसेट क्लास। तो अब हम इक्विटी एज एन एसेट क्लास को पढ़ने वाले हैं। इक्विटी का मतलब शेयर्स ऑफ अ कंपनी हो गया, कि आपने ओनरशिप ली है किसी कंपनी में। तो जितना ज़्यादा आपके पास शेयर्स होते हैं, जितना परसेंटेज फॉर एग्जांपल हिस्सेदारी आपकी बढ़ती रहती है, उतनी ओनरशिप आपकी बढ़ती रहती है उस कंपनी में। तो उसमें आपके पास दो तरीके होते हैं इक्विटी लेने के, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली आप ऐप पे गए, फॉर एग्जांपल काइट पे गए और वहाँ से आपने जाके रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्टॉक। ठीक है, डायरेक्ट स्टॉक बाइंग ऐसे हो गई। दूसरा होता है कि आप खुद से नहीं खरीद रहे हो, आपको पता ही नहीं है कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं, बट फिर भी आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपको मान लेते हैं नॉलेज उतनी नहीं है, उतनी समझ नहीं है अभी कि इक्विटी या फिर कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है, क्या करना, लार्ज कैप क्या है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, आरओई क्या है। तो आप क्या कहते हैं कि ठीक है मैं खुद नहीं स्टॉक पिक कर रहा हूँ, मैं एक फंड मैनेजर को पकड़ लेता हूँ, और कोई पॉपुलर फंड फंड मैनेजर जो आपने सुना हुआ है, फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी, जो है, आपने उनको बोला एच डी एफ सी का एक फंड है, आपने वहाँ पे पैसे लगा दिए, तो जो एच डी एफ सी का फंड मैनेजर होगा वो स्टॉक को पिक कर रहा है, इसमें आप नहीं कर रहे हो। कौन सा करना चाहिए आपको, खुद करना चाहिए क्या, अगर आपको नॉलेज है कि कौन सी अच्छी कंपनी है कौन सी बुरी कंपनी है, अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ की, आप देख सकते हो, आपको मार्केट समझ आता है ये सब, तो डायरेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। बट मगर मान लेते हैं आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है, मैं क्या करूं। तो आप क्या करते हो, एक फंड मैनेजर ढूंढ लेते हो या एक म्यूचुअल फंड ढूंढ लेते हो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक, जस्ट एन एग्जांपल अगेन अ डिस्क्लेमर, कि ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बीट कोई स्टॉक, बीट कोई भी म्यूचुअल फंड। तो जितने भी स्टॉक्स के हम नाम लेंगे यहाँ पे या फिर फंड्स के नाम लेंगे, तो वो आपको खुद से देखना है, उनको स्टडी करना है।
आप उनको स्टडी कर सकते हो, ये सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के लिए बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने एक फंड मैनेजर देखा है, फंड वो देखा, म्यूचुअल फंड देखा, लेट्स अज्यूम पराग पारिक। आपने देखा यार ये तो पिछले 5 साल से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 20% प्लस रिटर्न दे रहे हैं ये तो। और अभी हमने देखा कि गोल्ड में तो मुझे यूजुअली 10% मिलना है। अगर मैंने रियल एस्टेट में किया है तो वहाँ पे भी 7-8% ही मिल रहा है मुझे। डेट में आपने पैसे लगाया है तो वहाँ पे भी मेरे को 6-7% मिल रहा है। ठीक है, बैंक में अगर पैसा रखा हुआ है आपने तो वहाँ पे भी मुझे 4-5-6-7% मिल रहा है। मगर पराग पारिक म्यूचुअल फंड जो है वो, उसको 20% रिटर्न आए हैं। तो आप क्या करते हो, पराग पारिक म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देते हो। वो करेंगे अपने आप स्टॉक पिकिंग। आपको उन पे भरोसा है कि हाँ जो वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो अच्छे खरीद रहे हैं। और आपको कैसे पता चलेगा उन पे भरोसा कैसे होगा, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में उनको कितने रिटर्न आए हैं, पिछले 10 साल में कितना रिटर्न आया है। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कितना पुराना, एक नया एकदम से नया म्यूचुअल फंड आ गया और वो बोल रहा है आपके किसी मनी शंकर को, उसके एक दोस्त, फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड है उसका अय्यर। तो अय्यर ने बोला कि एक ना नया म्यूचुअल फंड आया है, वो ना 30% रिटर्न देगा, चल इन्वेस्ट करते हैं। मनीशंकर को लालच आ गया कि अरे इसमें कर लेते हैं 30%। तो उन्होंने पैसे लगा दिए, बाद में पता चला वो रिटर्न तो डूब गया। आना आया तो कुछ नहीं, बल्कि लॉस हो गया उसको। तो सिर्फ बोलने पे कि 30% रिटर्न आ जाएगा, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको देखना है म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड है क्या, पिछले 5 साल 10 साल में उसने क्या किया है। ठीक है, फिर आप देखो किस टाइप की कंपनी वो लेता है। अगर वो भी नहीं देखना, एटलीस्ट आप अगर नाम सुना हुआ है, आपको ट्रस्ट, आपको HDFC नाम पे तो ट्रस्ट हो सकता है, तो आप HDFC का कोई म्यूचुअल फंड ले सकते हो। आपको ICICI बैंक, आपने सुना है ICICI पे ट्रस्ट अगर हो सकता है, तो आप ICICI का कोई म्यूचुअल फंड ले सकते हो। ठीक है, ऐसे आप जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो वहां पे जाके फिर उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वहां का फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक पिक कर सकता है। तो वो स्टॉक में पैसा लगा देंगे अपने हिसाब से। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, डायरेक्ट में आप खुद कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कोई फंड मैनेजर कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं न्यू ईयर है, आपने डिसाइड किया कि मेरे को पैसा लगाना है। मनीशंकर ने बोला इस मैं पैसा सेव ही नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। उसने जेब चेक की, 1 रुपए भी नहीं है। तो उसको लगा नहीं, बहुत हो गया, अब मेरे को इन्वेस्ट करना है पैसे, मेरे को अपना कॉर्पस बढ़ाना है, मेरे को अपने पैसे बढ़ाने हैं। तो न्यू ईयर था तो उन्होंने जोश जोश में दिसंबर में फॉर एग्जांपल सोचा कि मैं अब तो पैसे लगाऊंगा। तो जनवरी आया, उन्होंने कहा मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा हर महीने। जनवरी में उन्होंने 10,000 लगा दिए। फेब्रवरी आया, उन्होंने फिर 10,000 लगा दिए। मार्च में क्या हुआ, मार्केट डाउन हो गई किसी रीज़न से। तो उनको लगा यार मेरे को 2 महीने हो गए पैसे लगाए हुए, ये बढ़ तो रहा नहीं है। तो उनका थोड़ा सा, उनको लगा नहीं यार मैं नहीं लगा रहा हूँ पैसे, अभी वेट करते हैं। अगले महीने वापस उन्होंने कहा नहीं अभी भी मार्केट ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, चलो 5,000 लगा देता हूँ सिर्फ। तो ऐसे ही करते करते मान लेते हैं जून आ गया, और जून में उन्होंने समर वेकेशन का प्लान बना लिया। उन्होंने कहा कि इस बार हम मनाली घूमने चलते हैं। तो जून में भी उन्होंने पैसे नहीं लगाए। जुलाई में, क्योंकि उन्होंने जून में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा कर दिया था, तो उनके पास 5 ही हज़ार रुपये बचे, बट थोड़ा सा रिग्रेट में उन्होंने 5,000 रुपये लगा दिए। अगस्त में फिर उन्होंने सोचा कि नहीं लगा देता हूँ, मार्केट भी अब अच्छा कर रही है ठीक ठाक। लेकिन सितंबर में उनको नया फ़ोन लेना था तो इसलिए फिर उन्होंने पैसे नहीं लगाए। अक्टूबर में क्योंकि फ़ोन लिए खर्चा ज़्यादा हुआ है, तो अक्टूबर में फिर से उन्होंने 10 की जगह सिर्फ 5,000 लगाए। नवंबर में मनीशंकर का बर्थडे आ गया। अब उनके फ्रेंड ने बोला कि मेरे को पार्टी चाहिए। तो उनका कहाँ से आएगा पैसा, उनका ठीक है मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, पार्टी दे देता हूँ, दोस्त भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रेंडशिप बनी रहनी चाहिए। तो दिसंबर में उनको फिर से रेजोल्यूशन याद आया, लेकिन उन्होंने पार्टी पे फिर उड़ा दिए पैसे काफ़ी। तो 10 तो नहीं लगा पाए, उनके पास थे नहीं, बट क्योंकि अब रेगरेट आ गया, नेक्स्ट ईयर आ गया, उनका वापस रेजोल्यूशन बनाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट 5,000 लगा देता हूँ। तो उन्होंने फिर से 5,000 लगा दिए। तो 10-10 हज़ार रुपये अगर जहाँ उनको लगाने थे, उन्होंने उसकी जगह सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, कंट्रोल नहीं है उनका इमोशंस पे, वो रेगुलर नहीं है, वो बचत नहीं करते अगर सेविंग्स की उनकी हैबिट नहीं है। कंपेयर टू अगर SIP उन्होंने लगाई होती म्यूचुअल फंड में, तो ऑटोमेटिकली एवरी मंथ 10,000 रुपीज
डिडक्ट हो जाते और उनके इन्वेस्ट हो जाते। तो नेक्स्ट ईयर जब दिसंबर आएगा, इस केस में उनके पास 50,000 का कॉर्पस है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट प्लस माइनस होगा इसमें, बट यहाँ पे जो इन्होंने इन्वेस्ट किया अमाउंट वो है 1,20,000 रुपये। तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अपने अर्जेस को, या फिर आप पैसा बचा नहीं सकते, रेगुलरली इन्वेस्ट नहीं करते, तो एसआईपी आपके लिए एक बहुत बेटर तरीका होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, तो इन लोगों को एसआईपी करनी चाहिए। हम्म। आई थिंक एक आइडिया और है, जैसे जैसे हम ये बात करेंगे ना, मेरे को अगर लगेगा कि हाँ ये वाली मिस्टेक लोग करते हैं, या मुझे अगर लगता है, अगर कुछ आइडिया आ जाता है कि हाँ इस चीज़ पे भी वीडियो बन सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, जो मैंने यहाँ लिखा भी था ये बनाते हुए। बट क्योंकि मैं भूल जाऊँगा, अभी पेन पेपर नहीं है, तो मैं पेन पेपर पे लिखता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं, हाँ मैं इसको ठीक है स्टफ टॉय को दिखा दूंगा यहाँ पे, सो दैट जब मैं वीडियो को देखूँ तो फटाफट मैं उसको प्रीव्यू में देख सकता हूँ कहाँ पे मैंने स्टफ टॉय दिखाया था। तो जहाँ स्टफ टॉय दिखाया था वहाँ पे आइडिया हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से मैं आइडिया को पिक कर लूँगा। तो हमने देख लिया क्या एसेट कौन से होते हैं, डायरेक्ट स्टॉक और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। तो ये हमने देखा कुछ यूज केसेस कि कब आपको म्यूचुअल फंड प्रेफर करने चाहिए और कब आपको डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए। प्लस एसआईपी भी हमने देखा है कब आपको एसआईपी करना चाहिए। अगर आप चाहे म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो उसमें भी एसआईपी वर्सेस एक आता है कि आप हर महीने लगाते रहोगे खुद से, एसआईपी नहीं कर रहे हो। तो अगर आप रेगुलर नहीं हो तो आपको एसआईपी करनी चाहिए। फिर देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज ये है कि आपके पास कंट्रोल होता है, आपका जब दिल कर रहा है आप स्टॉक को बेच सकते हो, जब दिल कर रहा है किसी नए स्टॉक को खरीद सकते हो, जितने मर्जी स्टॉक खरीद सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी की कंपनी में खरीद सकते हो। तो ये आपके वो होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। बट इसमें नुकसान क्या है? नुकसान है कि हो सकता है आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है इंडस्ट्री की। आप हो सकता है किसी के कहने पे स्टॉक ले रहे हो विदाउट नोइंग कि सही में वो कंपनी अच्छी है या नहीं। अ, दूसरा क्या होता है, और यूजुअली हमें लगता है कि अरे हम तो पता नहीं कौन ही है, तो हम तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न बना सकते हैं। बट जब आप सही में मार्केट में जाते हो आपको पता चलता है कि आप तो मार्केट से भी कम बनाया है। जो नॉर्मल किसी ने इंडेक्स फंड ने भी जो दे दिया, जो बिना सोचे समझे बनता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंडेक्स फंड में डाल दोगे, निफ्टी 50 में डाल दोगे, तो यूजुअली वो 12% रिटर्न दे देता है। ठीक है, 12-13%। और आपको बाद में पता चला आपने तो उतना भी नहीं बना पाए। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ पैसा खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर उनको कंपेयर कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया या आपने, क्योंकि यूजुअली हम सबको लगता है कि हम अच्छा रिटर्न ले आएंगे, और कुछ लोग ला भी पाते हैं। तो अगर आप उनमें से हो या आप बन सकते हो, अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो बाय लर्निंग, बाय अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस, फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो। बट अगर वैसा नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। तो हमने प्लस और माइनस दोनों देख लिए। इसमें अर्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं डायरेक्ट जब आप करते हो। आपको अगर थोड़े टाइम के लिए लगा कि नहीं कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया तो आप बेच दोगे। हो सकता है उससे बाद ही एकदम से कंपनी बढ़ जाए। आपने मीम देखा होगा, मैंने स्टॉक खरीदा, स्टॉक गिर गया। मैंने आ, बेच दिया, वो बढ़ गया। मैंने फिर खरीदा, वो फिर गिर गया। मैंने फिर बेचा, वो फिर बढ़ गया। तो ऐसा होता है यूजुअली। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं देख पा रहे हो, आप सिर्फ ऊपर नीचे अगर थोड़ा थोड़ा बहुत भी जाता है तो उसी में आपको टेंशन होने लग जाएगी। तो आपको नहीं करना चाहिए डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग, क्योंकि नींद नहीं आएगी फिर आपको। अगर आप ऐसे उसमें जा रहे हो तो इस हिसाब से खरीद रहे हो तो वहां पे म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर होते हैं। बट क्या सिर्फ बेटर ही है म्यूचुअल फंड? नुकसान भी है उसके क्या? हाँ नुकसान है उसके। बेटर क्या है कि एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर पैसा लगा रहा है जिसको समझ है इंडस्ट्री की। ठीक है, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है लिमिटेशंस, कि जिस टाइप के आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी होंगी। फॉर एग्जांपल, आप एक इसमें ना अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप, मान लेते 1 लाख करोड़ की कंपनी है कोई,
वो लार्ज कैप में आ जाएगी। मान लेते हैं 40,000 30,000 करोड़ की कंपनी है कोई, वो मिड कैप में आ जाएगी। मान लेते हैं 5 6 7 8,000 करोड़ की कंपनी है तो स्मॉल कैप में आ जाएगी। स्मॉल लार्ज मीडियम समझ आ गया हमें। कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कितनी बड़ी कंपनी है वो। अगर वो म्यूचुअल फंड आपने पिक किया और वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो अब डिस्पाइट आपको दिख रहा है एक कंपनी जो लेट्स से 20,000 करोड़ की है या 10,000 करोड़ की है और वो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, बट क्योंकि आपने एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को पिक किया हुआ है, उसमें पैसा डाला हुआ है, तो वो फंड चाह के भी उस कंपनी को नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, उसको लार्ज कैप स्टॉक ही रखने हैं उसमें। तो किस टाइप के वो स्टॉक रख सकते हैं अपने उस फंड में, वो एक लिमिटेशन होती है। दूसरी, मान लेते हैं आपको पता यही एक कंपनी है, एक बहुत अच्छी कंपनी है जो बिकॉज ऑफ सम रीज़न कुछ एक्सटर्नल वो चल रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर या फिर एक्सटर्नल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसकी वजह से कंपनी गिर रही है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है या कंपनी गिर रही है। आपको पता है ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टर हो इस टाइम पे? आप खरीद लोगे और ज़्यादा स्टॉक, कि आपको पता है स्टॉक गिर रहा है बट टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट होगी तो वापस कंपनी स्टॉक ऊपर आ जाएगा, तो आपको तो सस्ता मिल रहा है तो उस कायदे से तो आपको और खरीदना चाहिए। मगर मान लेते हैं अगर ये कोई फंड मैनेजर है और स्टॉक गिर रहा है, आपको तो समझ आ रहा है कि यार और खरीदना चाहिए, बट बाकी जो लोग हैं उस फंड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं और उसको बार बार बोल रहे हैं भाई तू क्यों यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, हमारे पैसे गिर रहे हैं, निकालो, हमें चाहिए, हमें चाहिए। वो अपना पैसा खुद ही निकाल लेते हैं वहां से, या फिर उसको प्रेशर कर देते हैं एक दूसरी कंपनी में डालो, ये वाली कंपनी तो गिर रही है। आप सबको पता है या फिर आपको पता है कि वो कंपनी रिकवर कर जाएगी, बट क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारी कंपनियां देखो, हमारा रिटर्न नहीं बन रहा है, वो देखो दूसरा वहां तो रिटर्न बन रहा है, तो वो उसको प्रेशर करेंगे उस कंपनी को या फिर बेचने के लिए कि वन कंपनी से एग्जिट करे और दूसरी कंपनी में डाले किसी में। ये लिमिटेशंस भी होती हैं कि लोगों का प्रेशर आता है, फिर उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है। बट अगर जब आप खुद खरीद रहे हो तो किसी का कोई प्रेशर ही नहीं है, आपका जब मन कर रहा है आप तब तक रखो, जब मन कर रहा है बेच दो। तो ये कुछ फायदे और नुकसान है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टिंग के। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं अगर, तो हमने अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात की, बट क्या अलग और भी दूसरे तरीके का म्यूचुअल फंड होता है? हाँ, इक्विटी तो है ही, जिसमें हमने अभी बात की कि जो शेयर्स वगैरह हैं, वो वाले मतलब फॉर एग्जांपल वो कंपनीज होती हैं इसमें। डेट में क्या होता है, डेट में बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गई, वहां पे पैसा लगाते हैं, अगर वो वाली टाइप के एसेट है इसमें तो उसको डेट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब है कुछ इक्विटी है, कुछ डेट का हिस्सा भी है इसमें, तो वो इक्विटी वो भी होंगी कुछ एसेट क्लास, और एक डेट एसेट क्लास भी होगी, तो दोनों का मिक्सचर होगा। इसमें टाइप्स आ जाएंगे कि अगर जो थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है तो इक्विटी ज़्यादा होगा उसमें एसेट, और डेट एज एन एसेट उसमें थोड़ा कम होगा। इसी का उल्टा अगर कंजर्वेटिव है, थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते वो, तो डेट का जो पोर्शन है हाइब्रिड में वो ज़्यादा होगा, इक्विटी का पोर्शन कम होगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं कि अगर मान लो सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आपका कोई ना कोई गोल है, गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये। मान लो रिटायरमेंट आपका गोल है, तो उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड बना देंगे ये एक। मान लेते हैं जो बच्चों की पढ़ाई है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके हिसाब से एक फंड बना देंगे आपका कि मान लो रिटायरमेंट है तो उसको पता है कि 60 ईयर्स या जो भी आपका यूजुअली 60 ईयर्स जो रहता है कि उतना आपका टाइम फ्रेम होगा, आपको तब तक इतना पैसा चाहिए, तो उसके हिसाब से वो आप चूज कर सकते हो कि ये वाला म्यूचुअल फंड मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी में हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट में बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, इसमें शेयर्स आएंगे। हाइब्रिड में मिक्स होता है शेयर्स और बॉन्ड्स। इसमें एक एडवाइस रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो ना, तो उसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट प्लान लेते हो या फिर आप रेगुलर प्लान लेते हो, तो यू शुड गो विद डायरेक्ट प्लान।
क्योंकि इसमें आपकी फीस लगती नहीं है, बट रेगुलर जो म्यूचुअल फंड आप लेते हो रेगुलर प्लान वाला, उसमें फंड मैनेजर की फीस कट जाती है। ठीक है। और यूजुअली वो फीस होती है, लेट्स अज्यूम 1%। ठीक है, इतनी वो फीस हो सकती है। हम कैलकुलेट में वो कितना फर्क पड़ता है वो हम फर्क देख सकते हैं कि डायरेक्ट वर्सेस अगर रेगुलर आप ले लो जिसमें सिर्फ 1% का ही है, रेगुलर में आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, डायरेक्ट में कुछ पे नहीं करना पड़ रहा आपको। तो अगर आप रेगुलर लेते हैं, जो फंड मैनेजर को आप उसमें पे करते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर इन्वॉल्व होता है उसमें, उसके थ्रू ही आप खरीद रहे हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, हम मान रहे हैं कि 15% रिटर्न मिल रहा है आपको, 15 ईयर्स तक हम ले लेते हैं, और ईयरली कंपाउंड होगा वो। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट्स अज्यूम आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं आफ्टर 15 ईयर्स आपके पास 61 लाख रुपीज होंगे डायरेक्ट प्लान में। बट अगर यही सेम म्यूचुअल फंड का रेगुलर प्लान होता, तो 1% फीस मान लेते हैं उसकी फीस है, क्योंकि उसमें फीस लगती है, तो अगर वो 1% भी है सिर्फ, तो 14% हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। जो आपको 61 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, वो 55 ऑलमोस्ट रह जाएगा, तो अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज आपके फीस में ही चले जाएंगे। इसलिए आपको डायरेक्ट प्लान ही चूज करना चाहिए। इसमें एक और जो क्वेश्चन था उनका, ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू, तो इसमें भी आपको ग्रोथ पिक करना चाहिए अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। आईडीसीडब्ल्यू उनको पिक करना चाहिए जो रिटर्न के पीछे नहीं है, उनको एक पैसिव इनकम चाहिए, फिक्स्ड इनकम। फॉर एग्जांपल कोई रिटायर अगर हो गए हैं, तो आईडीसीडब्ल्यू में क्या होता है, जो भी फंड्स उन्होंने, जिस भी फंड ने जिस भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है, तो रेगुलर इंटरवल पे कुछ ना कुछ डिविडेंड देती रहती हैं कुछ कंपनीज। ग्रोथ वाले में क्या होगा, जो डिविडेंड मिलता है इन्वेस्टर को, फॉर एग्जांपल आपको जो मिलना चाहिए था, वो क्या करेंगे, वो आपको नहीं देंगे, वो इन्वेस्ट ही कर देंगे वापस उस अमाउंट को भी। तो यूजुअली आपको ज़्यादा, क्योंकि आप वो पैसे पे भी आप पैसा बनाओगे, जो आपको मिल मिल रहा था वो भी आप उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो उस पैसे पे भी आप पैसा कमा रहे हो, तो ओवरऑल जो आपका रिटर्न होता है वो ज़्यादा हो जाता है टाइम के साथ साथ। आईडीसीडब्ल्यू में जैसे जो डिविडेंड आता है, वो फिर इन्वेस्ट नहीं करते, वो आपको दे देते हैं कि ये लो, और ये आपका डिविडेंड है, तो आप रखो, हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है। तो अगर आपको वो रेगुलर इनकम चाहिए, आपको एक्सपेक्टेशन कम है थोड़ी कि हाँ ठीक है मेरे को ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, इनकम चाहिए रेगुलर, तो आप आईडीसीडब्ल्यू उस केस में चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप 20-25 ईयर्स के हैं, तो चांसेस है कि आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन आंसर को भी यहीं तक रखते हैं। तो आज की कंपनी हम डिस्कस करते हैं। आज की कंपनी है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। हम बस फॉर एग्जांपल बेसिक उसका क्विक एक बार एनालिसिस करेंगे। तो फटाफट हम स्क्रीनर पे जाएंगे, हम केपीआईटी टेक्नोलॉजी देखेंगे, यहाँ पे केपीआईटी टेक, और जो हमने लेवल 1 में देखा है नंबर्स कौन से अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, अब देख के अब शायद आपको आगे होगा और आप बता पाएंगे। P40 का दिख रहा है, तो बहुत महंगा तो नहीं दिख रहा है, और केपीआईटी अगर आप फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं, तो इसका पी काफ़ी ज़्यादा होता था, यूजुअली 70-80 भी होता था। तो अगर 5 साल में देखता हूँ इसका पीई रेशियो, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 60-70 का इसके लिए बहुत नॉर्मल पीई था। और इसका मीडियम भी आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 57 के आसपास है, जो आज 40 है। तो कंपनी यूजुअल से सस्ती मिल रही है। बट जब भी पी नीचे जाता है, तो उसके पीछे रीजंस आप हमें देखने होते हैं, क्या रीजन है, क्या कंपनी खराब हो गई है, जिसको पहले इतना अच्छा पी मिलता था या परसेप्शन अच्छी थी अब नहीं है। कंपनी खराब नहीं हुई है, जो इंडस्ट्री है उसी में थोड़ा सा अभी ग्रोथ स्लो डाउन है। तो केपीआईटी करती क्या है, ये ऑटो के लिए, फॉर एग्जांपल जो ऑटो इंडस्ट्री गाड़ी है अगर, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। तो अब हुआ क्या है, रिसेंटली आपने देखा होगा BYD गाड़ी सुनी होगी चाइना की। तो जो केपीआईटी के कस्टमर थे, अभी हमने बोला कि ये गाड़ी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, तो BMW या BMV जो है, या फिर ऐसे जितने भी ब्रांड्स हैं ग्लोबल, जर्मनी के, अलग अलग यूरोप के, इंडिया के भी, तो वो सारे इसके कस्टमर होंगे उनमें से कुछ। तो जैसे जैसे उनकी गाड़ियां बिकेंगी,
इनको ऑर्डर मिलेंगे और ज़्यादा। पर अब क्योंकि चाइना ने इतना ज़्यादा डोमिनेट कर लिया है ईवी में, उनकी जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं। तो जो इनके कस्टमर हैं केपीआईटी के, उनकी ग्रोथ कम हो गई है। अगर उनकी ग्रोथ कम हो गई है तो जो प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे थे, अभी जो सॉफ्टवेयर केपीआईटी को बनाने थे या बना रहे थे या फ्यूचर में बनाने थे, तो उनमें भी अब स्लो डाउन आ जाएगा। कहीं कंपनी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, कहीं कंपनी ने ऑर्डर डिले कर दिए कि ठीक है, कहीं उन्होंने अपना प्रोजेक्ट का साइज छोटा कर दिया इसी रीज़न से। रीज़न क्या? कि जो इसके कस्टमर है वो, वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया चाइना से। तो उनकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो अगर इसके कस्टमर की ही ग्रोथ नहीं होगी तो वो ऑर्डर या फिर कैसे देंगे, फिर केपीआईटी को प्रोजेक्ट कैसे देंगे? तो अभी ये मेजर वहाँ पे इंडस्ट्री वाइज चल रहा है। तो इसीलिए आप देख पा रहे होंगे इसका पीई भी रीरेट हुआ है। तो ये भी इंडस्ट्री में ये चल रहा है इसमें। अ, आप आरओसी, लेकिन वैसे आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, बहुत अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल्स को देख के आप बोल सकते हो। आरओसी 40% है, आरओई 32% है। जो इसके मार्जिन है ऑलमोस्ट 20% है, 19.9। 13% ठीक ठाक ग्रोथ है, बट इसके स्टैंडर्ड से नहीं, केपीआईटी के नहीं। इसको 60-70 का पी मिलता ही इसलिए था कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज थी। जो आपको भी यहाँ 13.3 दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ जाते हैं तो ग्रोथ कहाँ से देखेंगे आप? या तो क्वार्टरली देख लो या ईयरली देख लो। मान लेते हैं हम ईयरली ग्रोथ देखते हैं। यहाँ पे सेल्स में आपने किया तो जो यहाँ पे आपको 38%, 44% दिख रही थी पिछले 2 साल में, वो 19% रह गई है सिर्फ ग्रोथ। और अभी आपने देखा ऊपर वो 13% है सिर्फ। तो ग्रोथ स्लो डाउन आया है, इसीलिए पीई भी डी रेट हो गया है, इसका नीचे आ गया। और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी नीचे आया होगा, जो आपको दिख ही रहा है, एविडेंट है। बट पहले ही बहुत तेजी से ग्रो किया है कंपनी, यहाँ से आप देखोगे तो। मतलब ये 10 टाइम्स से भी ज़्यादा। तो 108 की, 100 रुपीज़ का शेयर था ऑलमोस्ट 19 में। 21 में देख लेते हैं, कोविड के बाद। तो 100 रुपये के आसपास का शेयर है ये। 20 में, अक्टूबर 20 में। तो वहाँ से ये 18 टाइम्स हो गया है, ये 18 गुना, 18 बैगर बन गया है विद इन शॉर्ट स्पैन। ठीक है, 4-5 साल के अंदर अंदर, 4 साल में 18 गुना हो गया था ये स्टॉक। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। बट क्योंकि अब कंपटीशन की वजह से, पर अब कंपटीशन की वजह से क्योंकि स्लो डाउन है, तो इसीलिए उसमें परसेप्शन में भी हिट आया है और उसी की वजह से सेल्स भी की है। तो इसीलिए इसका अभी स्टॉक प्राइस नीचे है। बट अगर आप वैसे देखेंगे इस कंपनी को तो लेवल 1 हमारा पास कर रही है। इसके बहुत अच्छे नंबर हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें बस क्या देखना है कि इसकी ग्रोथ कब वापस आएगी, क्या आएगी या नहीं। अ, वो हमें ट्रैक करना है। अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री देखते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखना, तो क्या करेंगे हम? वैसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे किसी ना किसी ने पूछा होगा ग्रोथ कब आएगी कब नहीं आएगी, तो इन्होंने कुछ आंसर दिया होगा। तो यूजुअली बोल रहे हैं कि हाँ, ग्रोथ अभी वापस आ रही है। तो हमें क्या ट्रैक कर सकते हो? अगर आपको इसको फर्दर स्टडी करना है, आप देखो कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि जो ग्रोथ है वो कब वापस आएगी, वो कितनी आएगी, कितनी ग्रोथ एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब हम। और जितनी इन्होंने बोला है क्या उतनी आ रही है? तो अगर ये होता है कि हाँ अब ग्रोथ वापस आ गई, तो शायद से वापस इसका जो शेयर प्राइस है वो भी बेटर हो सकता है, वो भी ग्रो करना शुरू कर सकता है। तो केपीआईटी हमने देखा, नंबर्स देखे, हमने देखा वो कौन से सेक्टर में है और सेक्टर में चल क्या रहा है अभी यूजुअली। तो इतना ही रखते हैं केपीआईटी के बारे में। अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है इनफैक्ट। बट अभी क्योंकि स्लो डाउन है सेक्टर में, तो इसलिए वो स्टॉक नहीं चल रहा है इसका। तो आपको बस इस पे नज़र रखनी है कि क्या ये स्टॉक चल सकता है और कब चलेगा, अगर चल सकता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, जिसमें हम शुरू में कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं और कुछ कंपनीज को हम क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, ओवरव्यू उनका देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन टुमारो। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी, लर्निंग जर्नी। अगेन अ डिस्क्लेमर, ये कोई भी रिकमेंडेशन आप प्लीज़ इसको मत लो, आपको खुद से समझना है, ये एजुकेशन के लिए। अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है, बेचना है, तो आप अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है आप उनसे
एडवाइस ले सकते हैं, और आप खुद के जो खुद ड्यू डिलिजेंस आप कर सकते हैं कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के हिसाब से आप प्लीज़ उसको कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना। चलिए इतना ही रखते हैं, कल वापस मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, एंड वी विल एनालाइज सम मोर कंपनीज। जय हिंद। बाय।